हेलो, नमस्ते। तो मेरा नाम है राघव सिंघल और ये है एसे टॉक पॉडकास्ट विच स्टैंड्स फॉर ऑल सॉल्यूशंस एट वन क्लिक। जहाँ मैं बात करता हूँ एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और प्रोफेशनल से, सो दैट यू गेट आइडियाज टू इम्प्लीमेंट एंड इनसाइट्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो इस एपिसोड में मेरा साथ दिया मेरे दोस्त बिट्टू अग्रवाल ने। सुनिए एपिसोड और बताइए कैसा लगा। जिसको जो कहना है कहने दो। अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है बिट्टू अग्रवाल। और आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिनका काम उनकी तारीफ है। आजकल हमने एक बहुत ही सुंदर वेब सीरीज देखी है इंडियन सिनेमा में। उसका नाम है असुर। इससे पहले हमने उनका एक काम देखा था बाला, जिसमें हमें एक बहुत सुंदर मैसेज दिया उन्होंने। और हमने उनका एक ड्रामा सीरीज भी देखी है, इनसाइड एज। और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमने उनका देखा हुआ है, जो लाइक हम सब की बचपन की यादें हैं। जिसके साथ वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो इनके काम से इनकी पहचान हो जाती है कि कितने अच्छे राइटर हैं। तो इनका नाम है नीरेन भट्ट। तो वेलकम सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो सर, स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट से ही करते हैं कि हाँ। कहाँ आपकी पहली कहानी कौन सी थी, और वो आपको क्या लगा कि वो कैसे आप आगे इवॉल्व कर सकते हो उस कहानी को, आपने कैसे उस चीज को आगे बढ़ाया अपनी जर्नी में। पहली कहानी एज इन देखो, मैंने इतने सारे मीडियम्स में काम किया है, तो मतलब पहली कहानी ऐसे डिसाइड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने थिएटर भी बहुत लिखा है, मैंने टीवी सीरियल्स बहुत लिखे हैं, मैंने एमेच्योरिश थिएटर में बहुत लिखा है, मैंने प्रोफेशनल थिएटर में लिखा है, फिर टीवी सीरियल्स, उसके बाद में हम्म। गुजराती फिल्में लिखी है, उसके बाद में हिंदी फिल्में लिखी है और डिजिटल शोज भी लिखे हैं। तो मतलब अब उसमें डिमार्केशन करना बहुत डिफिकल्ट। सही। मतलब सर, पूछने का मोटिव ये भी था कि क्या आपको मतलब बचपन में कोई ऐसी कहानी लगी कि यार ये बहुत अच्छी कहानी लिख ली है, इसको कहीं पे दिखाते बचपन हैं। में ऐसा था कि मैंने पहला प्ले लिखा था जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था। अच्छा। क्योंकि हम लोगों को प्ले करना था और ऐसा कोई प्ले था नहीं कि जिसमें लड़कियां ना हो, और हम्म। कोई लड़की हमारे साथ प्ले करने के लिए रेडी नहीं थी। तो इसलिए फिर मैंने खुद ने लिखा प्ले, और वहां से चालू हुई ये पूरी कश्मकश। बहुत ही सही है। तो हाँ। तो सर, लाइक आपने जो है पहले एमई किया, फिर एमबीए भी हम्म, किया, फिर आप स्क्रिप्ट राइटिंग में आए। हाँ। तो ये हम्म, इतना डाइवर्स बैकग्राउंड कैसे रखा आपने? मतलब आप बता रहे हो कि आपने स्टोरी में भी आपके इतने सारे डाइवर्स डाइवर्स बैकग्राउंड है कि आपने थिएटर हम्म, भी लिखा है, आपने फिर राइटिंग भी लिखी है, प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटिंग भी लिखी है। तो इतनी डाइवर्सिटी हम्म। कैसे आती है आपके काम में? नहीं, वो एक्चुअली ये अपब्रिंगिंग का मामला है कि जब से छोटा था तब से मैं बहुत पढ़ता था। तो अच्छा। मेनली जो कहते हैं कि सारी राइटिंग है वो रीडिंग में से आती है। तो एग्जैक्टली। आई एम अ गुजराती, तो पहले मैं गुजराती नॉवेल से मैंने स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे हिंदी नॉवेल्स, कविताएं, कहानियां, हम्म। प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, फिर धीरे धीरे आप इंग्लिश पढ़ना चालू करते हैं, देन द होल वर्ल्ड ओपन्स अप टू यू। और धीरे धीरे एग्जैक्टली। धीरे करके इसी में से आपको कहानियां मिलती जाती है। और साथ में मैं बहुत थिएटर करता था, तो मैंने बहुत सारे प्लेस भी पढ़े थे, हम्म। सारे मास्टर्स के प्लेस मैंने पढ़े हुए थे, हम लोग बहुत थिएटर करते थे। तो उससे ये मामला चल रहा था, कॉलेज में तो अपनी पीक पे था, तो वहां पे मैंने बहुत सारे प्लेज लिखे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे उनको अवार्ड मिले। हम्म। और तब से एक वैलिडेशन आपको मिलता जाता है और आपकी एक पहचान भी उसी तरीके से बनती जाती है। हम्म। तो एम ई एम बी ए वो सब बाद में होता है, क्योंकि पहले आपका जो मेन चीज होता है वो मेरा थिएटर था, मेरी पहचान थिएटर थी। और क्या बात है। लोग मुझे एक थिएटर के और आदमी और राइटर के तरीके से ज्यादा जानते थे, और इंजीनियर के तौर पे बहुत ही कम जानते थे, या मैनेजर के तौर पे कम जानते थे। सही है, बहुत सही तो सर। ऐसे ही चीजें बढ़ती गई फिर आगे। हाँ। बहुत सही सर। सर, मतलब कि हाँ। आपको क्या लगता है कि जैसे जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो जो थॉट प्रोसेस होता है, जो सीड होता है उस राइटिंग का, वो क्या होता है? वो एक कैरेक्टर होता हम्म। है, या फिर वो एक स्टोरी होती है, या फिर उसका स्टोरी का भी एक छोटा सा पार्ट होता है?
सारांश होता है उसका स्टोरी का, हम्म। क्या मतलब हमारा सीड होता है एक किसी स्टोरी का? एक डीएनए होता है, वो कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, जो आपको एक्साइट कर सकता है, या वो कैरेक्टर हो सकता है, या कोई एक इंसिडेंस हो सकता है, या फिर उसकी कोई फिलोसफी हो सकती है जो आपको एक्साइट करे और आपको लगे कि इस फिलोसफी के ऊपर मुझे कुछ करना है, या फिर कोई कोई ऐसी कहानी हो सकती है जो आपने पढ़ी है, कोई ऐसा स्क्रिप्चर में ऐसी कोई कहानी हो सकती है कि जिसको बेस रख के आपको कहानी बनानी है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब देयर आर वेरियस वेज इन विच अ स्टोरी विल कम टू यू। एग्जैक्टली। तो सर लाइक इसका कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे कि आपने इतनी सारी, जैसे बाला आपने लिखी, तो बाला का मोटिवेशन क्या था, कहाँ से आई वो स्टोरी? जैसे बाला बाला की जो जेनेसिस है कि वो पहले तो पावेल की एक स्टोरी थी कि जिसमें एक आदमी के बाल जा रहे हैं, वो बनारस में है, और तो फिर उसको पता चलता है कि कोई पॉल्यूशन की वजह से, गंगा के पॉल्यूशन की वजह से बाल जा रहे हैं, तो वो फिर मोर्चा खोलता है वो कंपनी के सामने। तो ये कहानी को तोड़ के मुझे कुछ उसमें से बनाना था, और मैं सोच रहा था कि इसमें से क्या किया जाए, क्योंकि वो जिस फॉर्म में थी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। एग्जैक्टली। तो मैं और जो डायरेक्टर है उसके अमर कौशिक, हम लोग साथ में बैठे। अब अमर ने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए कि बाल जाते हैं तो क्या होता है इंसान के साथ। क्या आप सही उठते बात हैं है। तो आप तकिया देखते हैं पहले कि आज कितने गए, आज विकेट कितने? कितने गिरे आज। ठीक है, आप नहाते हैं तो आपकी नजर वो जहाँ पे पानी जा रहा होता है वहां होती है कि उसमें कितने जा रहे हैं। ठीक है, आप कंघी करते हैं तो आप पहले कंघी चेक करते हैं कि आज इसमें कितने गए। ठीक है, तो एग्जैक्टली। ये जो सारे एक्सपीरियंस है, यहाँ मुझे एक आदमी की कहानी दिख गई कि भाई एक आदमी अगर ये लेवल पे जूझ रहा है तो उसकी लाइफ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मतलब उसके बाल। सही बात है। ये सर, ये तो तो मैंने उसकी बहुत कैसी ही कहानी बनेगी। हाँ। ये तो सर मैंने बहुत ही पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि रिसेंट में मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे थे, और हम्म। मतलब इसे क्या कहेंगे, कोइंसिडेंस कहेंगे कि उसी टाइम पे बाला आई थी, और बाला ने हाँ। मुझे बहुत रिलीफ दिया था अंदर से कि ठीक है हम्म। सिर्फ बाल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हाँ। तो बहुत ही सही, सही थी सर आपका हाँ। ये वाला पार्ट। सर हम्म। किसी भी स्टोरी को हम कैसे माप सकते हैं कि कोई स्टोरी अच्छी है या बुरी है, कि आप कैसे देखते हो? जैसे आपके माइंड में तो बहुत सारी स्टोरीज आती होंगी, तो हम्म। उसको इवेल्युएशन कैसे हो पाती है कि ये स्टोरी अच्छी है या फिर ये स्टोरी बुरी है, या फिर बुरी तो नहीं, चलो वो नहीं तो कहते। राइटर की गट फील ही होती है कि अच्छी है कि बुरी है। मतलब हमें हम्म, ये जानना पड़ता है कि इज इट वर्थ परस्यूइंग। क्योंकि हम्म, आप एक बार लिखना चालू करते हो उसको फिल्म के लिए, या फिर से वेब शो के लिए, कि जैसे असुर है, इनसाइड एज है, तो उसमें फिर बहुत मेहनत है, 1-1.5 साल तक एग्जैक्टली। आप वो चीज लिखने वाले हैं। ठीक है, हम्म, आप उसके लिए चप्पलें घिसने वाले हैं, उसके लिए लोगों से लड़ने वाले हैं, हम्म, लोगों को कन्विंस करने वाले हैं, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए मांगने वाले हैं लोगों से। ठीक बिल्कुल। है, तो इस ये सारी जद्दोजहद करने से पहले आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि इज इट वर्थ परस्यूइंग, इसमें इतना माल है कि अगर एग्जैक्टली। ये बनेगी तो ये सारी जंजाल जो है इसमें वर्थ होगी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा लिखने के बाद पता चलता है कि एक बार तो आपको एक तो आइडिया है दिमाग में कि मुझे कुछ ऐसा करना है, फिर आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा। थोड़ा आप परस्यू कीजिए कहानी, 15-20 पेज, 25 पेज, 50 पेज लिखिए, उसके बाद आपको आइडिया आता है कि नहीं इसमें माल तो है, इसमें आपको इवेंट्स मिल रहे हैं, अच्छे इंसिडेंट्स मिल रहे हैं, अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, अच्छे आर्क्स मिल रहे हैं, अच्छा फिनाले मिल रहा है, बिगिनिंग सही बात मिडल है। एंड एंड है। अगर सीरीज है तो उसमें अच्छे ट्रैक्स मिल रहे हैं आपको, और एक सही बहुत बात। ही अच्छा इंटरप्ले मिल रहा है, या अच्छा अच्छा अच्छे हुक्स है, अच्छा सस्पेंस है। तो ऐसी काफी सारी चीजें आपको उसमें से दिख जाएगी जब आप लिखेंगे। सिर्फ दिमाग ही दिमाग में सोचते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। नहीं तो होगा। थोड़ा फ्लैश आउट करना पड़ता है स्टोरी को, देन यू एग्जैक्टली। नो गेट अ फील वेदर नो इट इज वर्थ परस्यूइंग और नॉट। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ये एक बार आप इतना कर लो, फिर आप उसको छोड़ भी देते हो कि भाई दिस एग्जैक्टली। इज नॉट वर्थ परस्यूइंग, इसके पीछे मैं, मतलब मेरे को 1 महीना मैंने ये लिखा, पता चल गया कि मैं इसमें 1.5 साल नहीं लिख सकता, सही बात वर्थ है। नहीं है इतना परस्यू करना। बिल्कुल सही है सर। तो मतलब सिर्फ गट फीलिंग है जो हमें ये बता सकते हैं कि करेक्ट, करेक्ट। मैं इसे या मतलब दिल वाला गेम हो गया सर, कि क्या मैं इसे करना हाँ, चाहता हूँ हाँ। या नहीं करना चाहता। करेक्ट, करेक्ट। सर आपने गुजराती, मतलब गुजराती फिल्म्स लिखी आपने, फिर टीवी शोज लिखे, हम्म। फिर फिल्म्स भी लिखी, अब वेब सीरीज में भी आ गए हो हम्म। ओटीटीज के लिए। हम्म। तो डिफरेंसेस क्या क्या है इन सब पार्ट्स में? लाइक सब अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, पर डिफरेंसेस कैसे आए, हम्म। कैसे दिखते हैं?
हाँ, तो एक के बाद एक मैं बताता हूँ कि देखिए सबसे मुझे जो मेरे दिल के करीब है या जो मुझे सबसे अजीज है वो गुजराती फिल्म है। हम्म, गुजराती फिल्म में मतलब कोई भी रीजनल सिनेमा है वो हम्म, स्पेशली गुजराती बिकॉज इट्स अ वेरी नेसेंट इंडस्ट्री। हम्म, तो जो सबसे पहली ब्लॉकबस्टर थी जो इसमें रिलीज हुई थी मल्टीप्लेक्सेस में वो मैंने लिखी थी जिसका नाम था बेयार। ओके, ठीक है तो जब ये ऐसी इंडस्ट्री होती है तो वहां पे स्टार सिस्टम नहीं होता हम्म, और स्टार सिस्टम नहीं होता इसलिए आपको कंस्ट्रेंट्स बहुत ही कम होते हैं। तो हम्म, एक एक पूरा एक आपको टोटल फ्रीडम है आप जो करना चाहो कर सकते हो बिल्कुल सही सर। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है हिस्ट्री क्रिएट करने की कि किसी ने नहीं किया है इस इंडस्ट्री में वो आप कर हम्म, सकते हो। ठीक है सही बात है। तो इसलिए कंस्ट्रेंट्स बहुत कम है फ्रीडम बहुत ज्यादा है और आप शुरू से एंड तक जो पूरा प्रोसेस है सिनेमा का हम्म, उसमें आप इन्वॉल्व रह सकते हो क्योंकि शुरू तो राइटर से ही होता है कि आप लिखना बिल्कुल चालू बिल्कुल। करते हैं स्क्रिप्ट बनती है फिर आप उसमें कास्टिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हो क्योंकि मैंने जितनी भी फिल्में लिखी है उसमें हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व रहा हूँ कि कास्टिंग में भी इन्वॉल्व था फिर एग्जीक्यूशन में मैं पूरा टाइम सेट पे रहा फिर गाने भी मैं लिखता था फिल्मों के मेरी उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में भी रहता था तो एक पूरा जो 360 डिग्री सिनेमा का हर डिपार्टमेंट है उसमें आप इन्वॉल्व रह सकते हो बिकॉज इट इज जस्ट लाइक एक कॉलेज का जो प्रोजेक्ट होता है कि कुछ दोस्त साथ में मिलकर कुछ बना हम्म, तो ऐसे फंक्शन करता है। नाउ इफ यू कम टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो इट इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज स्टार ड्रिवन मच मोर मनी इज इनटू इट तो बहुत सारा पैसा है एग्जैक्टली। इसके अंदर और स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स है और उसके लोग है। ठीक है हम्म, तो ये इंडस्ट्री कॉफर्स में काम करती है इसमें आप हर चीज में इन्वॉल्व हो नहीं सकते। हम्म, ठीक है तो आपने लिख दिया उसके बाद आपका कंट्रोल डाइल्यूट होता जाता है। ठीक है उसके एग्जैक्टली। बाद कंट्रोल है डायरेक्टर के पास है प्रोड्यूसर के पास है म्यूजिक अपने हिसाब से बन रहा है एडिट अपने हिसाब से हो रहा है पोस्ट प्रोडक्शन अपने हिसाब से हो रहा है सभी हम्म, डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स है। ठीक है तो जो अलग कि अलग है। बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं आपसे बहुत अच्छा जानते हैं। हम्म, ठीक है तो उस हिसाब से फिल्में बनती है और कंस्ट्रेंट्स बहुत ही ज्यादा है क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है इन्वॉल्व। ठीक है कि हम्म, आपका जो अगर 1 करोड़ में फिल्म बनाते हो तो भी उसका पीएनए जो है वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग और वो सब मिला के आपका 10 करोड़ हो जाता है। तो एवरेज कॉस्ट आजकल 15 से 20 की होगी मिनिमम। बिल्कुल सही है। ठीक है तो अगर एक फिल्म बन रही है जो मीडियम बजट की है जैसे कि बाला है मीडियम बजट की फिल्म। हम्म, ठीक है तो वो भी 25 से 30 करोड़ में बनती है। बिल्कुल। अब इतना सारा पैसा अगर इन्वॉल्व है इसके अंदर हम्म, ठीक है तो उसमें ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट्स ज्यादा होंगे कि नो बडी वुड नो लाइक टू टेक अ रिस्क। तो एग्जैक्टली। हमेशा जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसके अंदर जहां भी कोई ऐसी चीज आती है जो कि बहुत ही रेडिकल है हम्म, ठीक है जो कि बहुत ही मतलब कभी लोगों ने सुनी नहीं है कि यार ऐसा ऐसा कैसे हो हम्म, सकता है पिक्चर में। ठीक है एग्जैक्टली। तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते कि यार ऐसा ये लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा इसके बदले ऐसा कर दो लव स्टोरी तो होनी चाहिए हीरोइन होनी चाहिए इसका ये होना चाहिए। तो लोग रिस्क एवर्स हो जाते हैं रिस्क लेने से घबराते हैं बिकॉज घबराते हैं। पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व तो और सर। इसलिए कंस्ट्रेंट्स आ हम्म, जाते हैं इसलिए ज्यादा लोगों के इनपुट्स आते हैं और जो आपका आपका जो आप जो करना चाहते हैं फ्रीडम से आप जो इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं वो आप कई बार नई नहीं हो चीजें पाता। करना चाहते हैं रिस्क फ्री तरीके से वो आप नहीं कर पाते। आपकी कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको बहुत अच्छी लगती है और वो नहीं आ पाई हो मार्केट में, ऐसी भी है कुछ बहुत सारी स्टोरीज क्या? नहीं नहीं स्टोरीज नहीं स्टोरी के अंदर जो चीजें होती है कि अच्छा। वो आपको कभी ना कभी वो उसमें कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज करना करना पड़ता पड़ता है कि है। आपको सडनली उसके अंदर एक जैसे ड्रीम सीक्वेंस डालना है जो कि बहुत ही हम्म, सरियल है। ठीक है बिल्कुल। सरियल स्पेस में है पर डेविड लिंच की फिल्मों में होता है उस टाइप का है। ठीक है तो लोग घबरा जाएंगे कि यार ये ऐसा ये कमर्शियल फिल्म है लोग देखने आएंगे ये ऐसी चीज डालोगे तो ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएगी फिल्म इसमें हम्म, रिव्यू तो अच्छे मिलेंगे लेकिन हाँ, कलेक्शन फन 10 करोड़ कलेक्शन कम नहीं हो आएगा। जाएगा। सही बात है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो जो अंदर जो आप चीजें करना चाहते हो वही मैं हम्म, बोल रहा हूँ कि जो स्टोरी टेलिंग की जो फिल्म है कि जैसे हम्म, मैंने गुजराती पहली ही फिल्म लिखी थी बेयार उसमें विलन जो था हम्म, वो एक ये था आर्ट कलेक्टर था। अच्छा। ठीक है तो अ, मतलब लोगों ने सुना भी नहीं था कि ये कौन होता है ये होता कौन है आर्ट कलेक्टर हम्म,
क्या करता है, वो उस विलन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आर्ट के रेफरेंस थे, पिकासो के रेफरेंस थे, स्तानिस्लावस्की के रेफरेंसेस थे, एम एफ हुसैन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, और उनके आर्ट फॉर्म्स के ऊपर भी, उनकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर ऊपर भी क्रिटिक था। तो और ये सब बहुत ही फन वे में था, लेकिन मतलब फिर भी हम लोग कर पाए क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। हमें कोई बोलने वाला नहीं था कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है। मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कि एक मतलब सिंपल सा इवोल्यूशन हमने बॉलीवुड में देखा है। इवोल्यूशन क्या है कि पहले जो था, जैसे कि अगर हम अमिताभ बच्चन के टाइम की बात करें तो लाइक एंग्री मैन वाली जो फिगर होता था हीरोज का, वो होता था। फिर धीरे धीरे लव वाला सीक्वेंस आया, जैसे जैसे शाहरुख खान आए, फिर सलमान खान आए। और अब जो सीक्वेंस चल रहा है, वो सीक्वेंस चल रहा है जो रियल वर्ल्ड मूवीज है। जैसे कि हम आयुष्मान खुराना को देख रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहता है, नॉर्मल प्रॉब्लम को हैंडल करता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरफ लाइक अब ये कहानियां जा रही हैं, किस तरफ ये बॉलीवुड जा रहा है? क्या इसी तरफ जा रहा है जहाँ पे लाइक नॉर्मल कहानियां आएंगी, हमारी डे टू डे लाइफ वाली? नहीं देखो, ये वर्ल्ड ओवर ये हो रहा है, मतलब वर्ल्ड ओवर का प्रॉब्लम, मतलब आप सिनेमा का इवोल्यूशन देखोगे तो वो जो एक सेट टेम्पलेट्स थे कि एक था लव स्टोरीज, ठीक है, कि जिसमें लड़का और लड़की मिलते हैं, फिर दे फॉल इन लव एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन देयर लव एंड समवेयर दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर एंड अल्टीमेटली दे कम टुगेदर। ये एक सेट टेम्पलेट है। आप हैरी मेट सैली ले लीजिए, या टैप एंड वन नाइट ले लीजिए, या कोई भी ले लीजिए, ठीक है, ये सारी फिल्मों में यही होता है। या आप जब भी मेट ले लीजिए, आप मतलब जो सभी लव स्टोरीज में यही होता है। दूसरा टेम्पलेट होता है गुड वर्सेस एविल का, ठीक है, कि जिसमें एक एंटेगोनिस्ट होता है जो कि बहुत ही बुरा होता है, और एक प्रोटेगनिस्ट होता है, जो कि रामायण से चल रहा है कि राम है और रावण है, गब्बर है, जयवीरू है, मिस्टर इंडिया है, मोगेम्बो है। तो ये सारे सेट टेम्पलेट से जो वर्ल्ड में चल रहे थे, ठीक है। अब जो जैसे जैसे सिनेमा इवॉल्व होता गया, लोग ज्यादा मैच्योर होते गए, ऑडियंस ज्यादा मैच्योर होती गई, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये इंटरनल होते गए। कि जैसे अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख लीजिए, तो तीनों प्रोटेगनिस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल है। एंड में वो सिर्फ एक रेस में, वो बुल वाली रेस में दौड़ते हैं, बाकी कुछ करते नहीं, ठीक है, लेकिन उससे उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व जाते हैं। तो अब the storytelling is going towards more towards internal conflicts of people, like even in Bala, all three characters have internal conflict, और सबसे बड़ा internal conflict protagonist का है कि he doesn't like the way he looks, okay, and he accepts himself the way he is, okay, so that's the internal conflict। वो एक ही सीन में सॉल्व हो सकता है। उसने देखा कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता, कोई इसने बुला रहे, उसमें क्या अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, और वो बोलेगा हाँ ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपका कॉन्फ्लिक्ट वहीं खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। उसको आप 2 घंटे की फिल्म में इतनी सारा ह्यूमर, इतने सारे ये उसके साथ आप पूरा मसाले के साथ आप बना दे, तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टोरी कहना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो एक्सपोजिशन होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि आप ऐसी चीज की बात कर रहे हो जो कि इंटरनल है, इंटेंजिबल है, ठीक है, कि जैसे गुड वर्सेस इविल है, उसमें टेंजिबल है कि एक आदमी है सामने जिसको मारना है, ठीक है। इसमें अपना एक कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, उसको मारना है। अब वो तो दिखता नहीं है, उसको कैसे दिखाओगे आप? बिल्कुल, ठीक है। तो वो स्टोरी टेलिंग ज्यादा डिफिकल्ट है, और इसीलिए आज के दौर में ऐसी कहानियां कहना और राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमने ना एक हॉलीवुड में टेम्पलेट देखा है, जैसे कि मार्वल का हमने एक टेम्पलेट देखा है कि एक बहुत ही बड़ी सीरीज, एक पूरा यूनिवर्स वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कभी बॉलीवुड में मतलब लाइक देखेंगे रिसेंट में क्या? हाँ, ये बना रहे ना, अपना सूर्यवंशी, सिम्बा, और कौन है तीसरा? तो वो कॉप यूनिवर्स तो रोहित शेट्टी ने बना लिया है। अच्छा। ठीक है। अपने अभी कमाल के सब सुपर हीरोज है, नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, ये वो सब, लेकिन उसके राइट्स के कुछ इश्यूज है। आई थिंक नियर फ्यूचर में वो कहानियां भी बनना चालू होगी, ठीक है। ब्रह्मास्त्र में भी ऐसी कोशिश है कि ऐसा एक सुपर हीरो एक वो फिल्म बनाई जाए। मैं अभी एक लिख रहा हूँ वासन बाला के लिए, जो वो डायरेक्ट करने वाला है। तो वो इंद्रजाल कॉमिक्स का जो सुपर हीरो था फैंटम, तो उसकी कहानी है।
कोशिश हो रही है। आई थिंक नेक्स्ट 2-3 साल में ऐसी बहुत सारी फिल्में आएगी इफ द वर्ल्ड नो गेट्स बैक टू इट्स बिल्कुल normalcy and money start coming in, क्योंकि एग्जैक्टली ये 2-3 महीने तक पूरी दुनिया ही बंद है, तो आई सही थिंक बात वी आर लुकिंग एट अ रिसेशन हम्म आफ्टर इट ओपन्स अप। बिल्कुल ठीक है, सर तो फिल्म इंडस्ट्री में भी थोड़ी तकलीफ होगी फाइनेंसिस की, हम्म इसलिए बड़ी फिल्मों के लिए फाइनेंस जुगाड़ना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम्म people would like to go only for those kind of spectacle films in cinemas, और जो छोटी या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की फिल्में होगी वो ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बट आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट विल हैपन। बिल्कुल सर सर अब सर थोड़ी सी ना इस बारे में बताइए कि जैसे अगर कोई एक बिल्कुल नेव है जो जिसने राइटिंग अभी स्टार्ट की है या फिर जो हाँ। राइटिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उनको हम्म। किस तरह से अपने पाथ को फॉलो करना चाहिए, कौन सा पाथ उसे उन्हें फॉलो करना चाहिए? अ, देखो यार, मैं तो ना हमेशा लोगों को जो मुझे बोलते हैं ना कि मेरे पास फिल्म की स्टोरी है, तो हम्म मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फिल्म की स्टोरी तो सबके पास होती है। बिल्कुल ठीक है, तो उसको कैसे लिखना वो एक एक अलग ही चैलेंज है। और हम्म आप अगर ऐसा सोच ले कि सीधा ही कोई आपको फिल्म लिखने के लिए दे देगा, बिकॉज हम्म लाइक आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी कॉस्टली आर्ट फॉर्म। ओके, एग्जैक्टली एक फिल्म बनाने 20 से 25, 30, 50 करोड़ रुपए लगते। हम्म ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी लिखने में नहीं लगते, एक प्ले बनाने में नहीं लगते, या हम्म फिर एक कविता लिखने में नहीं लगते, एक नॉवेल लिखने में नहीं लगते इतने पैसे। ठीक है, तो आप अपनी राइटिंग प्रोवेस जो है वो कहीं पे और पहले एस्टेब्लिश कीजिए, हम्म और नो यू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, और यू नो एक एक आपका एक पेडेस्टल बनाइए कि जिसके ऊपर आप दिखा सके लोगों को, देखो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। हम्म, ठीक है, जो कि आपका फिल्म लिखने का जो क्लेम है उसको जस्टिफाई कर सके। बिल्कुल ठीक है, कि मैं अपनी जर्नी बताता हूँ कि एमेच्योर थिएटर से मैंने प्रोफेशनल थिएटर किया, प्रोफेशनल थिएटर से मैंने सीरियल्स लिखे। पहले हम्म सीरियल्स ऐसे लिखे जो कि फ्लॉप हुए, बने नहीं, हम्म बने तो फ्लॉप हुए। फिर ऐसे सीरियल्स लिखे जो कि बहुत ही सुपरहिट हुए और पूरी दुनिया ने उन्हें देखे। हम्म उसके बाद मैंने फिल्में लिखी जो कि बनी नहीं। फिर ऐसी फिल्में लिखी जो कि बनी लेकिन चली नहीं। हम्म फिर ऐसी फिल्में लिखी रीजनल सिनेमा में जो कि बनी और सुपरहिट हुई, और उसके बाद हिंदी में मेरी ऐसी फिल्म आई जो कि बनी और चली। ठीक है, बिल्कुल तो ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है। ग्रेजुअल कहीं प्रोसेस भी जिसे कहते हैं। हाँ, मुझे लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा पूछा था कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम फिल्म लिख सकते हो? क्योंकि हम्म मैं इतना कुछ लिख चुका था। ठीक है, तो बहुत सारे दूसरे आर्ट फॉर्म्स है जहाँ पे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा एज अ राइटर, दैट सिर्फ फिल्म के ऊपर क्रिटिक करने से या फिल्मों के बारे में बोलने से या सिर्फ ऐसा बोलने से कि मेरे पास कहानी है। क्योंकि ये गुलजार साहब का एक बहुत ही फेमस कोट है हम्म कि करने की कला है करने से आती। ठीक है, इसके क्लासेस आप कितने भी लगवा लो, आप कितने भी मास्टर क्लास कर लो, कुछ भी कर लो, ये फाइनली इट्स अ प्रैक्टिकल आर्ट। बिल्कुल ठीक है, तो आप जितना उसको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसमें ज्यादा प्रोग्रेस हासिल करोगे, तो स्किल जो है वो तो आपको करने से ही आएगा। और करने बिल्कुल के बाद भी नो आप देखे तो बड़े बड़े राइटर्स फेल होते हैं, उनकी फिल्में हाँ नहीं चलती। बिल्कुल सही बात है। हिमांशु इतना अच्छा राइटर है जिसने तनु वेड्स मनु के दोनों पार्ट्स लिखे हैं, और हम्म रांझना लिखी है, वो सडनली जीरो भी लिख देता है इतनी अच्छी हम्म अच्छी फिल्में लिखने के बाद। बिल्कुल ठीक है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी कभी फेल हो सकता है, लेकिन आपको अपने आप को सीमेंट करना पड़ेगा, आपको अपने आप एग्जैक्टली को नो प्रॉपर्ली ट्रेन करना पड़ेगा टू नो राइट अ फीचर फिल्म इन द एग्जैक्टली कि फर्स्ट प्लेस। प्रोसेस को जो हमारे प्रोसेस को उसको स्ट्रॉन्ग करो, हमारे जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर उसके बाद हम कर लेंगे चीजें। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल हाँ, सर तो दूसरी चीजें हैं जहाँ पे इतना खर्चा नहीं, वहां पे अपने आप को पहले प्रूव करो। आप शॉर्ट फिल्म से प्रूव करो, बिल्कुल शॉर्ट स्टोरीज में करो, नॉवेल लिखो, थिएटर लिखो, वहां पे अपने आप को प्रूव करो। उसके बाद में कोई भी आपका काम देख के आपको काम दे देगा। बिल्कुल सर एक चीज होती है कि जैसे आपने बताया कि जब हम राइटिंग कर रहे हैं तो बेस्ट वे है रीडिंग करो हम्म। पहले, है हम्म। ना? तो इसके अलावा भी क्या, जैसे कि आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास, हम्म। तो क्या कोई ऐसी हम्म। बुक भी है जो हमें थोड़ा पाथ दिखा सके कि भाई इस तरफ जाना चाहिए, ऐसे ऐसी चीजें लिखनी चाहिए?
क्योंकि स्टार्ट हम्म। करना, तो स्टार्ट करने के लिए भी हमें थोड़ी बहुत प्री रिक्विजिट नॉलेज भी होनी चाहिए ना सर। तो उसके लिए नहीं क्या कोई नहीं, बुक है ये या फिर क्या है? देखो, ये रिक्वायरमेंट तो क्या है कि राइटिंग जो है इट कम्स आउट ऑफ द लव ऑफ रीडिंग। ओके, हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कोर्स है। ठीक है, अगर हम्म। आपको प्यार है कहानियों से, आप बचपन से पढ़ते हैं, हम्म। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको मन होता है कि मैं भी ऐसा कुछ लिखूं। ठीक है, बिल्कुल। और अगर आपने 100 शब्द पढ़े हैं तो एक शब्द आप लिख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है लिटरेचर की दुनिया। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने 1000 पेज पढ़े हैं तो आप एक पेज पढ़ सकते हैं, एक पेज लिख सकते हैं, जो कि कमेंडेबल। हम्म। ठीक है, तो इट कम्स आउट ऑफ द लव ऑफ रीडिंग, इट्स नॉट प्री रिक्विजिट कि भाई ये पढ़ना ही पड़ेगा, बट ये ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे कलर पसंद नहीं है पर मुझे पेंटर बन। तो रीडिंग जो बिल्कुल। है उसके कलर्स है। ठीक है, आप वो विजुअल्स अगर कंसीव आप करना नहीं पसंद करते, आप पेंटर कैसे बनेंगे? बिल्कुल। ठीक है, तो वही है कि अगर आपको शब्दों की दुनिया पसंद नहीं है तो आप राइटर कैसे बनेंगे? तो बिल्कुल। ये जो शब्दों की दुनिया है वो आपको रीडिंग में से ही मिलती है। और राइटिंग बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि काफी सारे आर्ट फॉर्म्स है, जैसे नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरी, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, सबके अलग अलग ग्रामर्स है, सबके अलग अलग फॉर्म्स है। हम्म। तो आप कौन सी राइटिंग की बात कर रहे हैं वो भी पहले आपको करना पड़ेगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि तुम फिल्म राइटिंग की ही बात कर रहे हो, हम्म। ठीक है, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से बोलना चाहता हूँ कि फिल्म राइटिंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स है, एफटीआई में कोर्स होते हैं, हम्म। सत्यजीत रे एफटीआई है, SRFTI उसमें होते हैं, बिल्कुल। विस्टिंग वुड्स में होते हैं, काफी सारे कोर्सेज है, ऑनलाइन मास्टर क्लासेस है। मैं तो सेल्फ टॉट हूँ क्योंकि मैं बचपन से हम्म। लिखता था, बचपन से थिएटर करता था। तो बहुत सही। कोर्सेज भी काफी है, किताबें भी काफी है उनके ऊपर, लेकिन वही है कि कोर्सेज और किताबों से ज्यादा आई थिंक लिखने और पढ़ने पे अगर नो तवज्जो दी जाए तो ज्यादा आप अच्छे राइटर बन सकते बिल्कुल, मतलब काम करते हैं और फिर सीख हैं। लेंगे करेक्ट, काम करते करते। करेक्ट। और काम किसी भी फॉर्म में आपको मिलता है काम। हम्म। आप कहानी लिखिए, शॉर्ट स्टोरी लिखिए, शॉर्ट फिल्म लिखिए, आप प्लेज लिखिए, आप गाने लिखिए, आप ब्लॉग लिखिए, आप फेसबुक पे पोस्ट लिखिए, मतलब मीम्स बनाइए, कुछ भी कर सकते हैं। आज की बिल्कुल। दुनिया में हजारों उसके हम्म। एवेन्यूज है। सही बात है। अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ राघव को। आगे क्वेश्चन वो पूछेगा। तो सर आप जैसे गुजरात से मुंबई आए, तो ज़्यादातर लोग जो बाहर से आते हैं वो ज़्यादातर लोग मतलब ऐसा बताते हैं, या फिर मतलब कईयों के साथ होता भी होगा ही ऐसा कि उन्हें कई कई दिन भूखे पेट सोना पड़ता है और कई कई दिन प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ता है। तो आपका ऐसा कोई स्ट्रगल फेस आया था जो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं तो एक्चुअली पहले आया था एमबीए करने 2005 में। ठीक है, हम्म। फिर मैं एमबीए करके मैं कॉर्पोरेट जॉब में था। तो मेरी जॉब चल रही थी ऑलरेडी और मुझे करियर शिफ्ट करना था। तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी सैलरी होती है और आप एमबीए करके आपकी एज अ मैनेजर जॉब लगी है, आप नो रोज बड़े क्लाइंट से डील कर रहे हैं, आपको नो फॉरेन ट्रिप्स मिल रहे हैं, आपको बड़ी सैलरी मिल रही है, पर्क्स मिल रहे हैं, बोनसेस मिल रहे हैं, ये सब छोड़ के आपको राइटर बनना है। ठीक है, तो मैंने करीबन 3 से 4 साल तक दो करियर साथ में चला है कि मैंने अपनी राइटिंग साइड में करना चालू किया, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे शिफ्ट करना है करियर, और जॉब भी चालू रखी। तो दिन में जॉब करता था, शाम को लोगों को मिलता था, रात को लिखता था। प्लेस जब लिखता था तो दिन में जॉब करता था, शाम को उसके रिहर्सल्स में जाता था और फिर रात को लिखता था। तो ऐसे मैंने 3 से 4 साल तक किया है। तो ऐसे वो पटरियों पे सोने की वो सब नौबत नहीं आई, लेकिन ये था कि यार इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा मैं इसमें से कैसे कमाऊंगा। हम्म। अ, तो वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, ये इतना पैसा छोड़ के फिर उसमें जाना। तो मैंने एक एक बफर बनाया था, कुछ सेविंग की थी कि मैं एटलीस्ट इसमें 6 से 8 महीने सरवाइव हो सकता हूँ बॉम्बे में। इतनी हम्म। सेविंग करके फिर मैंने जॉब छोड़ी और फुल टाइम में राइटर बन गया। और उसके बाद भी मुझे ऐसा होप था कि मेरी एक सीरियल थी जो कि देवेन भोजानी जिसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे, मैं उसमें स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिख रहा था और मुझे बहुत आशा थी कि यार ये तो चल ही जाएगा, तो इसलिए मैं जॉब छोड़ देता हूँ।
और वो 2 महीने में बंद हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए, मतलब थूका हुआ चाटा जाए, वापस जाया जाए जॉब में, या फिर इसी में परसिस्ट किया जाए, मेहनत की जाए। तो फिर कहा जाता है टेलीविजन में कि जिसका कोई नहीं होता उसका सावधान इंडिया होता है। तो फिर मैंने सावधान इंडिया और वो क्राइम शोज लिखना चालू किए। तो वो एक अलग चीज है, वो तो मैं बताना भूल गया कि वो थ्रिलर था, उसके साथ रियल ट्रू क्राइम वाले शोज भी लिखे मैंने। ठीक है, तो वो भी लिखा मैंने। और उसमें से फिर थोड़े धीरे धीरे पैसे आना चालू हुए, और फिर दूसरे 1-2 शोज मिले। उसके बाद फिर तारक मेहता मिल गया 6-8 महीने के बाद। तो फिर गाड़ी फिर से पटरी पे आ गई। लेकिन वही है कि मेहनत है काफी, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर एबिलिटीज, एंड आपको ऐसा विश्वास रखना पड़ता है, अंधविश्वास भी रखना पड़ता है कभी कभी, कि आपको काम मिल जाएगा और आप उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। तो सर एक सवाल जो किसी का भी, जब आप करियर शिफ्ट करते हो या आप अपना पैशन फॉलो करते हो, तो ये ज़रूर रहता है कि आप अपना जब पैशन फॉलो करते हो तो क्या आप उसमें उतना अर्न भी कर पाओगे जितना आप एक हाई पेइंग जॉब में अर्न कर सकते हो, या जितना आपको अपने स्टैंडर्ड या लिविंग मेंटेन करने के लिए होता है। तो क्या आप राइटिंग से लोग उतना अर्न कर सकते हैं? देखो, कंपेयर किया जाए तो राइटर आज के जमाने में जितना चाहे उतना कमा सकता है। ठीक है, कि अगर आपका स्ट्रेस ये है कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, तो आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि देयर आर राइटर्स हु हायर अदर राइटर्स, लाइक इफ आई प्रिफर टू बी दैट काइंड ऑफ अ राइटर हु वांट्स टू मेक मनी, okay, so I can take up multiple projects and I can hire aspiring writers, or writers who are not just starting out, or who have just one project or 2 projects on their hands. ऐसे लोगों को हायर करके मैं एक एक प्रोजेक्ट पे 2-2 3-3 राइटर्स को लगा के मतलब आई कैन मेक अप टू 2 to 5 crores पर ईयर। ओके, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपको कैसा राइटर बनना है। मुझे उस टाइप का राइटर बनने में ज्यादा मजा आता है कि मैं एक ही प्रोजेक्ट पे, और मैं असिस्टेंट्स के साथ काम भी नहीं कर सकता। तो मैं नो आई प्रिफर राइटिंग एवरीथिंग बाय माय हैंड, बाय माय सेल्फ। ठीक है, तो इसलिए मैं खुद लिखता हूँ, अपने हाथ से लिखता हूँ, और 1 या 2 प्रोजेक्ट साथ में कुछ छोटा मोटा तीसरा प्रोजेक्ट अगर हो जाए, मैक्सिमम इतना मैं लेता हूँ काम। और उसमें जितने ज्यादा पैसे हो सकते उतना नेगोशिएट करके मैं लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि आप जितना ज्यादा काम लेते हैं, फिर उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन और आपको बढ़ जाता है, कि आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कि आप एक चीज के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, दूसरी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे। फिर आपको अगर वो चीज मान लो नहीं चली, ठीक है, मान लो वो फिल्म है नहीं चली, आप दूसरी फिल्म पे कंसंट्रेट कर रहे थे, आपने 3-4 फिल्में आपने ले ली है, तो एक फिल्म फ्लॉप हो गई, तो आपको फिर उसमें वो रंज रह जाता है, आपको दुख होता है। इट स्टेज विथ यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि यू कुड हैव रिटन बेटर, ये आपकी गलती थी, आपकी वजह से ये नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मोस्टली अपने यहाँ फिल्में नहीं चलती है, 90% स्क्रिप्ट्स का प्रॉब्लम होता है। और यू ओनली हैव टू ब्लेम योरसेल्फ, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अनसक्सेसफुल फिल्म्स, एंड आई हैव रियलाइज के मेरी क्या क्या गलतियां थी उसमें से, और मैं कैसे उनको करेक्ट कर सकता था। तो वही वो रंज रह जाता है, उसके साथ आपको पूरी जिंदगी जीना पड़ता है कि यार मैंने अपने काम के साथ आई हैव बीन डिसऑनेस्ट विथ माय वर्क, और काम से बेवफाई की है, उस टाइप की जो फीलिंग होती है। तो टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट, आई वुड लाइक टू स्टिक टू कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें पूरी शिद्दत से जान लगा के काम करो, और ट्राई टू मेक देम एज बेटर एज पॉसिबल, और पैसा तो उसमें भी मिल ही जाता है। तो आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो सर एक राइटर के लिए रिसर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती होगी ना, क्योंकि आप कभी कभी ऐसी जॉनर के बारे में लिखते हो या ऐसी सब्जेक्ट के बारे में लिखते हो जिसके आपके नहीं पता होता, जिसके बारे में आपको, जैसे आपने असुर लिखा, तो असुर में माइथोलॉजी के साथ साथ काफ़ी साइंस भी है, काफ़ी फोरेंसिक्स भी है उसमें। तो सर उसमें रिसर्च कैसे करी आपने? हाँ, रिसर्च तो बहुत की है इंटरनेट से।
मतलब या उसमें किसी की हेल्प ली आपने? नहीं, माइथोलॉजी तो हमको नो, आई हैव बीन अ माइथोलॉजी बफ, तो मैंने बहुत पढ़ा हुआ था। ठीक है, पहले बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है माइथोलॉजी की, तो वो तो मतलब नो मेरा फोर्टे था, मुझे आता था। गौरव को भी आता है, वो भी बनारस का है, तो हम दोनों का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। लेकिन फॉरेंसिक्स का हमको बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं था। वो पूरा इंटरनेट से रिसर्च करके डॉक्टर्स को पूछ पूछ के ऐसे ही किया है। सर ये एज अ राइटर पूछना था मेरे को, जैसे मैं भी एज अ हॉबी कभी कभी लिखता हूँ स्क्रिप्ट, तो वो शुरू कैसे करते हैं? कि पहले सीन लिखते हैं, करेक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं, या फिर सीधा स्क्रीन प्ले लिखते हैं? तो वो प्रोसेस क्या होता है? नहीं नहीं, पहले एक आप स्टोरी आप पहले फ्लैश आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले 2 पेजर लिखो, फिर 5 पेजर, फिर 10 पेजर, तो आपको पता चलता है कहानी बन रही है कि नहीं। कैरेक्टर्स तो बाद में उसमें नो आप बना सकते हैं इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसको क्वर्क्स दे दो कि भाई ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, तो वो आप बाद में उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो। लेकिन बेसिकली जो जो कॉन्फ्लिक्ट है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट कहानी का, वो आपको पहले नो यू नीड टू मेक श्योर इफ इट इज नो वर्थ परस्यूइंग, वर्थ डूइंग। उसमें इतना माल है कि 2 घंटे की फिल्म बन सकती है, या नो 5 घंटे का वेब शो बन सकता है, उसकी दूसरी सीजन भी बन सकते हैं। इतना मीट है कि नहीं, वो आप एक बार लिखते हैं, फिर आइडिया आता सर तो मैं भी जब जैसे लिखता हूँ, तो मतलब मैं कभी, मेरे को करेक्टर से ही लगता है तो मैं करेक्टर से लिखना शुरू कर देता हूँ। कभी सीन मेरे को कोई लग रहा होता है कि तो मैं सीन से शुरू कर देता हूँ। मतलब मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए देखो यार, हाँ। ऐसा कोई है नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा प्रोसेस तुम्हारे हिसाब से तुम्हें सही लगता है और उससे तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उससे अच्छा स्क्रिप्ट बन रहा है, ठीक है, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना प्रोसेस बता रहा हूँ कि मेरा ये है प्रोसेस। मैं तो बहुत सर लोग अभी हैं जो सिर्फ आउटलाइन करने के बगैर उसके सिवा कर नहीं सकते स्क्रीन प्ले। ठीक है, वो प्रॉपर आउटलाइन पहले बीट शीट बनाते हैं, और हर एक छोटा से छोटा बीट उनको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही वो लिखना चालू कर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधा चालू कर देते हैं, दे वुड लाइक टू डिस्कवर द स्टोरी एज दे नो राइट अहेड, उनको भी पता नहीं होता आगे क्या होगा। ठीक है, तो वो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। तो मेरा प्रोसेस ये है कि मैं पहले 2 पेज 5 पेज ऐसे अपनी कहानी थोड़ा उसको फ्लैश आउट करता हूँ, देखता हूँ मीट है कि नहीं, बिगिनिंग मिडिल एंड है कि नहीं। थोड़ा वेग आइडिया मुझे हो जाता है कि यार हाँ इतना, ये ऐसा कुछ एंड होगा इसका। उसके बाद फिर मैं बीट शीट बनाता हूँ कि जिसमें मुझे कम से कम 100 बीट्स चाहिए। ठीक है, कि छोटी छोटी चीजें, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, 2-3 पेज में आप पूरे बीट्स लिख लो। फिर आप देखो कि इसमें आपको 100 सीन्स या 150 सीन्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं स्क्रीन पे जाता हूँ और लिखना चालू करता हूँ स्क्रीन। एक ही हमारा एक सेक्शन होता है रैपिड फायर का, हम्म कि जिसमें आप मतलब हम कुछ एक वर्ड देंगे या फिर कुछ चॉइसेस देंगे और आपको हम्म उन चॉइसेस में सेलेक्ट हम्म करना हम्म, ठीक है। है। तो सर आपकी फेवरेट मूवी, मेरी सिनेमा पैराडाइज। फेवरेट वेब सीरीज? फेवरेट वेब सीरीज, फेवरेट वेब सीरीज डिफिकल्ट है, लेकिन ब्रेकिंग बैड। नाइस। ब्रेकिंग बैड और वायर 50-50। नाइस। और सर फेवरेट स्क्रीन प्ले? फेवरेट स्क्रीन प्ले अडेप्टेशन, चार्ली कॉफी। टी और कॉफी? टी। डे और नाइट? नाइट। फेवरेट? नाइट ऑल माय लाइफ। तो सर यही था, हमारे पास 4-5 सवाल थे आपके लिए। तो सर थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो बहुत मच भाइयों। बहुत ही सुंदर रहा आपके साथ इंटरव्यू। With this, we end our this episode of the Asset Talk podcast. आप assettalk.com विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे सर की स्टोरी होगी, सर का ब्लॉग होगा, और वहाँ पे काफ़ी सारे और राइटर्स और काफ़ी सारे और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में होगा। सो डू विजिट assettalk.com, सब्सक्राइब टू द पॉडकास्ट। Thank you for joining us. I am Raghav Singhal signing off.